पंचम विधानसभा का अंतिम बजट आज से शुरू हो गया। ऐसे में बजट सत्र के शुरू होते ही सदन के पटल पर जोरदार हंगामा भी देखने को मिला। पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने नजर आए। खासकर झारखंड के विभिन्न गंभीर मुद्दों पर बातचीत हुई। लोगों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी किए। ऐसे में सबसे खास मुद्दा रहा जेएसएससी और झारखंड में प्रश्न पत्र लीक करने का मामला। इन तमाम मामलों पर, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सरयू राय जी हैं, इनसे बात करेंगे। दादा, आज जो सत्र हुआ, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हुए, लेकिन चंपई सोरेन ने कहा था कि कम समय है, लेकिन झारखंडियों के हित में ये सत्र होगा। चंपई सोरेन जी क्या कहते हैं ये महत्व नहीं रखता है। सदन में कोई आरोप प्रत्यारोप आज नहीं हुआ। जैसे ही सदन आरंभ हुआ, अध्यक्ष आसन पर बैठे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हाथ में तख्ती लेकर वेल में आ गए। स्पीकर के सीट के सामने उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया कि जो जेएसएससी की परीक्षाएं हैं इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। और काफ़ी देर तक वो सदन की कार्यवाही बाधित करते रहे। इस बीच में स्पीकर ने सदन का संचालन जारी रखा। जो कान में हेडफोन लगा के सुन रहे थे उनको सुनाई पड़ता था। और जब शोक प्रस्ताव की बारी आई तो फिर सभी लोग अपनी सीट पर चले गए। इतना ही हुआ। मगर आज जब भी सदन में का पहला दिन होता है, शोक प्रस्ताव रखा जाता है, तो उस दिन का इस्तेमाल भी अगर विपक्ष के लोग इस तरह से करेंगे कि समाचार पत्रों में उनकी वही बातें फिर से आ जाएं जिन बातों को महीनों से दूर आ रहे हैं, इससे सदन की गरिमा तार होती है। सही कह रहे हैं। अब जहाँ तक इसका सीबीआई जांच करने का सवाल है, मैं भी इसका पक्षधर हूँ कि जो भी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं उनकी जांच सीबीआई जैसी किसी एजेंसी को देनी चाहिए। भारत सरकार ने भी संसद के माध्यम से कानून बनाया है जो परीक्षा पत्र लीक हो रहे हैं। और झारखंड ही केवल ऐसा नहीं है जहां परीक्षा पत्र लीक हो रहे हैं, कई राज्यों में लीक हो रहे हैं और वहां त्वरित कार्रवाई हो जा रही है और झारखंड में एक परंपरा बन गई है। तो झारखंड की सरकार को भी चाहिए कि भारत सरकार से कह दे कि आपने जो कानून बनाया है नया संसद में, उसके आधार पर इस मामले को, पूरे देश के मामले को सौंप दीजिए सीबीआई को। क्योंकि लगता यही है कि कोई ना कोई एक संगठित गिरोह काम कर रहा है। 4, 5, 6 ऐसी संस्थाएं हैं जो परीक्षाओं का संचालन करती है। उनके भीतर जो मानव बल है, वर्क फोर्स है, वह भी एक से दूसरे में जाते आते रहता है। इन सबों को इस बात का अनुभव हो गया है कि कैसे हम प्रश्न पत्र सेट करेंगे और किस तरह से उसमें से जो प्रश्न पत्र फाइनली सेलेक्ट करेंगे वह प्रश्न पत्र कहीं न कहीं से किसी को देंगे, उससे पैसा मिलेगा। मगर जब भी बड़े पैमाने पर होता है तो ये प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। जांच तो सीबीआई करेगी, तभी मुझे लगता है कि इस जांच का कोई फलाफल होगा। एटीएस के जो अधिकारी हैं, मैं उनकी क्षमता पर और योग्यता पर संदेह नहीं करता हूं, क्योंकि यही अधिकारी सीबीआई में भी पोस्टेड होते हैं जो आईपीएस होते हैं जगह जगह के। मगर जैसा राज्य का राजनीतिक माहौल रहता है उसके हिसाब से इन संस्थाओं की क्षमता उससे प्रभावित होती है। तो अब यही हो रहा है कि झारखंड जैसे राज्य में तो कमी कोई जेएससी में नहीं है। जेएससी अब क्या काम करेगी? जेएससी केवल एक मुखौटा हो गया है। सरकार सीधे आदेश करके प्रश्न पत्र चयन करने वाली, परीक्षा लेने वाली कंपनियों को टेंडर के माध्यम से किसी न किसी को बहाल कर लेती है। वही प्रश्न पत्र सेट करता है, वही प्रश्न पत्र को पहुंचाता है सारे परीक्षा केंद्रों पर और राज्य सरकार की ट्रेजरी में। तो जेएसएससी की तो कोई भूमिका ही नहीं है। नीरज सिन्हा जब से आए तब से मैं देख रहा हूँ कि इनके आने के पहले ही ये एजेंसी तय हो गई थी। अच्छा, इस एजेंसी भी 2 जगह 3 जगह से ब्लैकलिस्ट हुई थी। एक जगह की ब्लैकलिस्टिंग तो इसके चयन होने के ठीक 1 दिन पहले ही खत्म हुई थी। तो कौन ऐसा सरकार के भीतर है जो ऐसी संस्थाओं को परीक्षा लेने के लिए चयन करता है जो दागी हैं? एक बार जब इनका चयन हो जाता है
तो जेएसएससी तो एक पोस्ट ऑफिस बनकर रह जाती है। जेएसएससी के अभ्यर्थियों ने प्रतिष्ठित संस्थान टीएससी पर भी विश्वास जताया था, लेकिन अगर इस तरह से अगर हुआ है तो इनका आरोप है कि कहीं ना कहीं टीसीएस जो है वो हमारे साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाह रही है। अब ये देखिए, हमारा आपका गार्जियन का परीक्षा देने वाले का मंतव्य हो सकता है। सबसे चिंता की बात तो यह है कि यहाँ 30 साल में परीक्षाएं ही सही ढंग से नहीं हुई है। दूसरे राज्यों में तो कहीं किसी एक परीक्षा का कोई एक प्रश्न पत्र लीक हो गया तो उसको कैंसिल करके फिर उसकी परीक्षा हो जाती है। हमारे यहाँ तो पूरी परीक्षा दर रद्द होते जा रही है। इसलिए इस राज्य की विशेष स्थिति है। अब इसको आंदोलन के माध्यम से दुरुस्त नहीं किया जा सकता है। जब तक कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रहार करने वाली मानसिकता के साथ शासन में उच्च पदों पर बैठे हुए लोग काम नहीं करेंगे, तब तक यह किसी आंदोलन से दूर नहीं हो सकता है। और ऐसा जो कर रहा है उसको कड़ी सजा मिले तो उनको एक सबक मिल सकती है। इसीलिए सीबीआई जांच की मांग का मैं समर्थक हूँ। मगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिस तरह से पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये कहा जाए कि ये सब दिखावा की कार्रवाई है। भारत सरकार स्वतः हस्तक्षेप कर सकती है। जब भारत की संसद ने कानून बनाया है तो भारत सरकार सीबीआई को निर्देशित कर सकती है कि आप जहाँ भी परीक्षाओं में लीक हुआ है सबकी आप जांच करिए। राज्य की सरकार उसमें सहयोग नहीं करेगी तब ये बात आएगी, तब कोई न्यायालय में जा सकता है कि भाई क्यों नहीं आप सहयोग कर रहे हैं। इसलिए ये मामला जितना सीधा बताया जा रहा है उतना सीधा है नहीं। और ऐसा नहीं है कि सीबीआई खुद इसमें नहीं कूद सकती है। भारत सरकार आदेश दे सकती है, कोर्ट के माध्यम से आदेश हो सकता है। ये सारी चीज़ें होती हैं तब माना जाएगा कि हम बड़ी गंभीरता से बात कर रहे हैं। नहीं तो हम आंदोलन कर दिए, हम धरना पर बैठ गए, हम विधानसभा के वेल में आ गए, सदन की कार्यवाही को बाधित कर दिए, या हाउस के बाहर तख्ती लेकर बैठ गए, फोटो अखबारों में आ गया। ये अगर विपक्ष की भी मंशा रहेगी तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही माना जाएगा कि वे इस मामले में गंभीर नहीं है। अच्छा, जिस तरह से सत्ता दल का ये मानना है कि गठबंधन की सरकार झारखंड में अगुआ आवास के माध्यम से लोगों को आवास देने का भी काम कर रही है, लेकिन भाजपा के लोग इसे अगुआ आवास के बजाय भभुआ आवास का नाम देते हैं, ये क्या है? देखिए तो तुकबंदी है। अगुआ आवास की योजना सही है, इसमें गलती इतनी है कि इसको बहुत हड़बड़ी में किया जा रहा है। और जिन लोगों को पीएम आवास मिल गया है या जिन लोगों को कहीं से ऋण मिल गया है घर बनाने का, नीचे के स्तर पर ऐसे लोगों को छांटना चाहिए और छांट के ले आना चाहिए। इसलिए लोकसभा विधानसभा के चुनाव को देखकर यह सरकार एक अच्छी योजना को भी सही तरीके से लागू नहीं कर पा रही है। और आज तो मेरी बात हो रही थी, मुख्यमंत्री भी इसको मानते हैं, इसमें गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं। और उन्होंने कहा है कि हमने वीडियो लोगों को, सीईओ दोनों को कहा है कि आप जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, क्योंकि एक ब्लॉक में कितनी पंचायतें हैं, 30, 40, 50 जैसा बड़ा ब्लॉक है। अगर वीडियो सीईओ अपने यहाँ उतनी पंचायतों का भी लेखा जोखा नहीं रख सकता है और हड़बड़ी में जो आ गया उसका नाम इसमें रख दिया। एक तो इस सरकार ने गलत काम किया कि यात्रा ही निकाल दी इसके लिए कि जो आवेदन आएंगे उनको लेंगे और लेके यहाँ से प्रोसेसिंग होगी। तो हम आप कोई भी उसमें आवेदन दे सकता है जो योग्य नहीं है इस योजना के लिए। योजना अच्छी है मगर हड़बड़ी में इसका क्रियान्वयन हो रहा है। सरकार इसमें सावधानी बरते, नहीं तो राज्य का धन बर्बाद होगा। और सारी चीज़ें जब डिजिटल हैं तो ऐसे लोगों की भी जानकारी पंचायतों में है जिनके घर फूस के हैं, खपर के हैं, चूल्हे हैं, झोपड़ियाँ हैं, उनकी जानकारी इकट्ठा करके अपनी तरफ से सरकार इस योजना को लागू करे। तो ये योजना अच्छी है और कई मामले में प्रधानमंत्री आवास की योजना से भी अच्छी है। एक अलग सवाल होगा मेरा, झारखंड में महागठबंधन का नेतृत्व कर रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने ये आरोप लगाया है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निर्दोष है, उन्हें फंसाया गया है, उन्हें रिहा करना चाहिए और जब तक ये नहीं होगा हम इसी तरह से अपने आंदोलन को आगे करेंगे और कहीं ना कहीं भाजपा को आगामी चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या ये सब सही है? उनकी एक रणनीति है कि अगले चुनाव में अपना पक्ष रखे। भारतीय जनता पार्टी में हम में उनमें काबिलियत होगी तो हम उनके आरोपों का खंडन कर सकेंगे। इसमें तो सीधे ही कोई कह सकता है कि सारा मामला तो न्यायालय में है,
हेमंत जी को अगर विधानसभा में आज नहीं आने दिया तो न्यायालय ही इसका निर्णय करता है। जब सारे मामले न्यायालय में हैं तो कोई निर्दोष हैं, उसके घर परिवार वाले, उसके पार्टी वाले उसको ये सर्टिफिकेट दे दें तो जनता अब इतनी मूर्ख नहीं है कि उनको हंसी का पात्र नहीं बनाए। जो अब राजनीतिक दल ये सोचते हैं कि हम जो कह देंगे और मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा देंगे, परोस देंगे, लोग उसी पर भरोसा कर देंगे, तो अब ऐसी बात नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से अनेकों स्रोत हो गए हैं, सीधी जानकारियां मिलती हैं और अब तो ईडी ने अगर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की है तो फैसला न्यायालय कर देगा उसका। तो भरोसा तो न्यायालय में करना चाहिए। दोनों चीज़ नहीं चलेगी कि हम न्यायालय में भी आवेदन डालें और जनता में कहें कि हम साहब निर्दोष हैं। हर दोषी अपने आप को निर्दोष कहता है, इसलिए अगर ये अपने आप को निर्दोष कहते हैं इसमें कोई ऐसा नहीं काम कर रहे हैं जो पहली बार काम हो रहा है जिसको किसी ने किया नहीं। अच्छा, सरयू राय जी हमेशा से एक बेबाकी से अपनी बात रखने वाले लीडर हैं, लेकिन झारखंड में आदिवासियों का मानना है कि कोई भी सरकार आई वो अब तक आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ छलने का, ठगने का काम किया। तो ऐसे में आप एक बेहतर लीडर होने के नाते क्या सोचते हैं, आपका विचार क्या है, कौन ठग रहा है यहाँ के आदिवासी? इसमें धारणा बन गई है और जो आदिवासी नेतृत्व है वह अपनी कमियां छुपाने के लिए आदिवासी समुदाय में इस तरह की बातों को प्रचारित प्रसारित कर रहा है जिसका कोई और छोर नहीं है। आखिर आदिवासी कैसे ठगे जाएंगे? नौकरियों का मामला होगा तो उनका तो आबादी के हिसाब से 26% का आरक्षण सुनिश्चित है। बहाली नहीं हो पा रही है तो उनका हक मारा जा रहा है। तो इसमें कौन उनके साथ छल कर रहा है? योजनाएं उनकी ट्राइबल सब प्लान की अलग हैं, उसके लिए पैसे अलग जाते हैं। समाज कल्याण का विभाग हो या शिक्षा का विभाग हो, उनके लिए जितने आवंटन वो अलग से जाते हैं। तो उनके मन में अगर ऐसी बात भर दी गई है कि कोई न कोई उनको छल रहा है तो ये उनका राजनीतिक दुरुपयोग करने की मंशा से उनका नेतृत्व ही कौन फंसा रहा है, कौन गुमराह कर रहा है, इसे कौन है इस कड़ी में? जो नेतृत्व है आदिवासी नेतृत्व नीचे से ऊपर तक जो हैं वो लंबे समय से झारखंड आंदोलन के समय से यह एक धारणा बना दी गई कि कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ के आदिवासियों को छलते हैं। अब उसमें मूलवासी भी अपनी यही बात कहने लगे हैं। तो ये धारणा जब तक रहेगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा या आदिवासी नेता जब तक आंदोलन की मानसिकता से नहीं उभरेंगे और विकास की मानसिकता के हिसाब से सरकार में अपनी भूमिका नहीं तलाशेंगे तब तक इस तरह की बातों का प्रचार होता रहेगा। अब राज्य को बने हुए 23 साल हो गया, अब आंदोलन की मानसिकता से निकलकर इनको विकास की मानसिकता के हिसाब से काम करना चाहिए। और जितने भी आंकड़े हैं खुद ही इकोनॉमिक सर्वे राज्य सरकार हर महीने प्रकाशित करती है, उसको देख लें। इसको साबित करना पड़ेगा ना। आदिवासी सीधे हैं, सरल हैं, दूर दराज के ग्रामीण इलाके में रहते हैं, तो विकास से उनका संबंध धीरे धीरे अब बन रहा है, ये बढ़ रहा है। जब संबंध बन जाएगा, पूरी तरह से बढ़ जाएगा, बातों को समझने लगेंगे, तब ऐसी बातें नहीं चलेंगी। आदिवासी के हक को मारना तो इस राज्य में या किसी भी राज्य में संभव नहीं है, क्योंकि उनका प्रतिशत निश्चित है नौकरियों में भी, शिक्षा संस्थानों में भी और हर तरह के समाज कल्याण की सुविधाओं में भी। ये सुविधा उन तक नहीं पहुंचती है तो सरकार के कर्मी दोषी हैं, उनका नेतृत्व दोषी है इसमें। दूसरी तरफ इनका यह भी मानना है कि भाजपा और आरएसएस धर्म की राजनीति करती है और कहीं ना कहीं आदिवासियों को यही लोग भी गुमराह करते हैं। जिस तरह से झारखंड में इनके अस्तित्व को, पहचान को, सभ्यता को मिटाने का धूमिल का प्रयास किया जा रहा है, इनमें हाथ कहीं ना कहीं भाजपा और आरएसएस का ही होता है। नहीं, भाजपा आरएसएस धर्म की राजनीति करते हैं, खुलकर करते हैं, मगर उनकी इस धर्म की राजनीति से आदिवासियों के आदिवासियत पर क्या अंतर पड़ता है? कोई ये क्यों नहीं करता है कि चीन मिसिंदी यहाँ आई और उन्होंने बड़े समुदाय को क्रिश्चियन बना लिया, इसकी बात कोई उठाता नहीं है। तो आरएसएस और भाजपा तो इस मामले में एक तरह से प्रतिरोध की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आदिवासी समुदाय का धर्मांतरण हो रहा है और धर्मांतरण रुकना चाहिए। तो बात तो इसकी होनी चाहिए कि 50 साल 100 साल में जब यहाँ अंग्रेज शासन में थे तो मिसिंडियाँ कैसे आईं, जब यहाँ मुगल शासन में आए तो मुस्लिम लोग किस तरह से आए और कितना धर्मांतरण कराया। तो आरएसएस या भाजपा ये तो नहीं कहता है
कि आप हिंदू हो जाइए। वो तो मानता है कि आपका हमारा संस्कार एक ही, आप ही प्रकृति पूजक हैं, हम ही प्रकृति पूजक हैं। और मूलतः आदिवासियों के देवता, आदिवासियों की पूजा पद्धतियाँ, ये सब तो बहुत पहले से मिलती आ रही हैं। इसलिए उन पर अगर खतरा है तो आरएसएस और भाजपा से नहीं है। वापस झारखंड की सियासत में आएंगे। झारखंड की सियासत में 4 वर्षों का कार्यकाल पूरा हुआ है अभी फिलहाल गठबंधन का। लगता है कि अब चंपई सोरेन की सरकार में कोई नया चमत्कार देखने को मिलेगा या फिर सरकार यही कहीं परस्पस्त हो जाएगी? कोई सरकार चमत्कार नहीं करती है। चंपई सोरेन पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक परिवार के बाहर के व्यक्ति के नाते वो नेता बने हैं। अभी भी अध्यक्ष या जिसको हम लोग कहते हैं सुप्रीमो, वह बात तो एक परिवार में ही है वहाँ, मगर चंपई बाबू बने हैं उस परिवार से अलग होकर, और इनका क्षेत्र भी अलग है, कोल्हान के ये हैं। ये सरल आदमी के नाते जाने जाते रहे। बड़ा औद्योगिक क्षेत्र आदितपुर का है इनके चुनाव क्षेत्र में, मगर कहीं से कोई शिकायत नहीं इनके खिलाफ आती है कि इन्होंने किसी उद्योगपति को परेशान किया। अपनी राजनीति करते हैं, उस राजनीति में जितना दाहिने बाएं करना हो हर आदमी करता है, वो भी करते हैं। और 4 साल में मंत्री थे हेमंत सोरेन की सरकार में, तो मेरा अनुभव है कि अपने विभाग में वो मुख्यमंत्री का भी हस्तक्षेप नहीं स्वीकार करते थे, अपने हिसाब से काम करते थे। सरकार में भी अगर इसी रूप में काम करते हैं रहें और उन लोगों से सावधान रहें जो लोभ लालच दिखाकर मुख्यमंत्री को गलत रास्ते पर डालते हैं, सही सलाहकार रखें। और पिछली सरकार में जो सलाहकार थे, जो रघुवर दास की सरकार के समय से थे, उनसे बचे रहें तो मुझे लगता है कि अच्छा काम करेंगे। मुझे तो व्यक्तिगत रूप से उनको देखने का मौका मिला है। मेरा विधानसभा क्षेत्र और उनके विधानसभा क्षेत्र में केवल खरकई नदी का ही फासला है। तो जो बातें आती हैं, कोई उनको पसंद करे ना पसंद करे, बहुतायत में लोग हैं जो इनको नापसंद करते हैं, वह फिर भी एक व्यक्ति के नाते मेरे हिसाब से वो सरल हैं, स्पष्टवादी हैं, जो ठीक लगता है वो काम करते हैं। और आप समझा दीजिए कि ये काम ठीक नहीं है तो अपना रास्ता वो बदल लेते हैं। बहरहाल ये थे हमारे साथ विधायक सरयू राय जी, जिन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि झारखंड में अब तक जो भी सरकारें आई, सभी सरकारों में कहीं ना कहीं झारखंड का जो विकास होना था वो फिलहाल नहीं हो सका। इन्होंने सीधे तौर पर ये भी कहा है कि झारखंडियों में, खासकर झारखंड के आदिवासियों को अब तक गुमराह करने का काम किया गया। यहाँ तक कि कौन गुमराह कर रहा है ये फिलहाल इन्होंने नहीं बताया, लेकिन जरूर इतना जरूर कहा है कि आदिवासियों की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं अपने आप में फंसे हुए हैं, उनको समझने की जरूरत है। इन्होंने सीधे तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के व्यक्तिगत रूप से भी उनको सरल और सभ्य बताने का काम किया, यानी पूरी तरह से उनके जो व्यक्तित्व है उनका बखान किया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब भी सदन के पटल पर जो आज बातें रखी गई वो झारखंडियों के विकास में कितना काम आएगा, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा है कि जो आरोप और प्रत्यारोप हुआ, जो हंगामा हुआ, इसके बजाय अगर झारखंडियों के हित पर लोग सोचने लगे तब विकासशील झारखंड को विकसित की पथ पर आगे ले जाया जा सकता है। सहयोगी फैयाज के साथ मोइजुद्दीन, कोलांचल संवाद, रांची।